बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वाला हमारा टॉपिक था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नाम से पता चल रहा था कि हम पूरे फंक्शन में अपनी फोर्स की एक मुकर्रर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कि हम फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगे, यानी हम एक ही काम कर रहे होंगे, लेकिन उसमें फोर्स जो है वो हमारी कांस्टेंट या मुस्तकिल एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, खींच के उसको लंबा करना चाहते हो, तो शुरू में आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ज़्यादा अगर आप खींचना चाहोगे तो आपको फोर्स की मिकदार भी बढ़ानी पड़ती है। यानी आपका फोर्स और डिस्टेंस का एलोंगेशन का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है आखिरी टाइम पे, और शुरू में आप थोड़ी सी फोर्स के साथ उसको स्ट्रेच कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास रबड़ है, ठीक है, या आपके पास इलास्टिक है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो तो शुरू में थोड़ी सी फोर्स के साथ वो ज़्यादा सारा स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन बाद में फोर्स ज़्यादा लगाते हो और उसमें स्ट्रेच जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसलिए, और ऐसे ही थर्ड, अगर आप एक और एग्जांपल ले लो, ये जैसे जैसे हम रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है, अर्थ से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई होती है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F=G m1m2/r²। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होती है उस पर वो रेडियस के यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कम होती जाती है, राइट, और हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अपवर्ड मूव करने के लिए। तो ये सिचुएशन भी हमारे पास शो करती है कि फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, राइट। इन सारे प्रोसेस में जहाँ पे फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसमें हम पहले वाला फार्मूला W=F.D नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। F.D वर्क डन, ये फार्मूला सिर्फ उस केस में अप्लाई किया जा सकता है जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, राइट। या तो हमें नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, या फिर हमें ये कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक इस सिचुएशन को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला तो हमारे पास यही है वर्क डन का, W=F.D या F.D cos थीटा। तो अब हमें ऐसा करना है फिर कि इस सिचुएशन को इस तरह बनाना है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकें। अब ये मेरे पास डिस्टेंस है, फर्ज करो मैं ए से बी पॉइंट तक जा रही हूँ, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक मेरे पास फोर्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक कर्ली सिचुएशन है, कर्व सिचुएशन है। कर्व सिचुएशन मीन स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व पाथ को मैं छोटे छोटे पाथ में या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। हिस्सा मैंने इतना छोटा रखना है जिसमें मेरे पास फोर्स कांस्टेंट रहे, ठीक है। कंडीशन सिर्फ यही है कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। तो ये छोटे छोटे पार्ट ऐसे होने चाहिए कि फोर्स उसमें कांस्टेंट रहे, चाहे बड़ा पार्ट भी हो सकता है, छोटा पार्ट भी, चाहे पार्ट छोटा हो या बड़ा, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें इस बात से गर्ज है इस पार्ट में फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ए पार्ट से बी पार्ट तक मैंने एन इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एन पार्ट्स में मैंने उसको एन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको एन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, इस बात को का ध्यान रखते हुए फोर्स इसमें कांस्टेंट रही है, तो अब मैं हर पार्ट के लिए अलग अलग फार्मूला लगा दूँगी। यानी पहले पार्ट के लिए फार्मूला लगाऊंगी डेल W1=F1 फिर दूसरे के लिए लगाऊंगी डेल W2=F2 ठीक है। फिर इसी तरह तीसरे के लिए लगाऊंगी, चौथे के लिए लगाऊंगी, पांचवें के लिए, छठे के लिए, इवन कि जितने भी मैंने पार्ट किए हैं, सपोज मैंने 50 पार्ट किए हैं, तो मैं 50 के 50 पार्ट के लिए
ये फॉर्मूला लगाऊंगी अलग अलग, ठीक है। यानी डेल W1, डेल W2, डेल W3, डेल W4, डेल W5, डेल W50, ठीक है। सारों के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, एंड पे उन सबको जमा कर लूँगी, ठीक है। पहले सारे हर पार्ट के लिए फार्मूला लगाया, अब मैं फार्मूला लगा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए भी, फिर दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए, सबके लिए हमने अलग अलग वर्क डन मालूम कर लिया। वर्क डन मालूम करने के बाद अब हम उसको जमा कर रहे हैं, ठीक है। सबके लिए वर्क डन आ गया, अब हमने उसको सब फार्मूलों सबको जमा कर देंगे। F1 cos theta 1 D1 plus F2 cos theta 2 del D2 plus and so on Fn cos theta n Dn, ठीक है। ये सारे मैंने जमा कर लिए। जमा करने के बाद आपको पता ही ये है कि हम इनको सम अप कर सकते हैं, सम अप ऑल दीज, ठीक है। तो सम अप के लिए फॉर्मूला साइन क्या है? समेशन का। ये समेशन का साइन लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। सिग्मा I1 to n, यानी सिग्मा 1 से लेकर n तक, I इज इक्वल 1 to टिल n, यानी पहले पार्टिकल से पहले वैल्यू से लेकर आखिरी वैल्यू n वैल्यूज़ तक सारी ही वैल्यूज़ को जमा कर लेना है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 टिल n Fi cos theta I del di, राइट। उसके बाद ये हमारे पास मैथमेटिकल हो गया। आप कहते हैं अगर आप इसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यही अगर वेरिएबल जो था हमारे पास वेरिएबल फोर्स जो थी, अगर कहते हैं अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करना चाहें या ग्राफिकल आंसर लेना चाहें इसका, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। पहले भी हमने कल भी ग्राफिकल आंसर देखा था। हमने कहा था कि अगर फोर्स कांस्टेंट है और डिस्टेंस d उसने कवर किया हुआ है, तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क क्या होगी। तो हमने वो एक रेक्टेंगुलर बनाई थी और उसमें उस शेडेड एरिया को हमने कहा था कि जितना एरिया इसने कवर किया है वो सारा इसका वर्क डन है, यानी F.D ही फार्मूला लगना था रेक्टेंगुलर के एरिया के मुताबिक। इसी तरह यहाँ पे जो कर्व पार्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे पास तकरीबन डिफरेंट रेक्टेंगुलर्स बनते जा रही हैं, ठीक है। इन रेक्टेंगुलर्स को हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली रेक्टेंगल का, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसी तरह सारे पार्ट्स जितने हमारे पास बने हैं उन सारे पार्ट्स यानी सारी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हम जमा कर लेंगे, ठीक है। उन सारे रेक्टेंगुलर एरियाज का जो सम होगा वो हमारे पास टोटल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द ith शेडेड एरिया, अब हमने ith शेडेड एरिया यानी एक का मालूम कर लिया, ठीक है। ये तो एक का वर्क डन आ जाएगा। हमने जब सब टोटल का मालूम करना होगा तो फिर हम सभी का अलग अलग वर्क डन मालूम करेंगे, फिर उसके बाद सबको जमा कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ऊपर किया है। तो टोटल वर्क डन हमारे पास बन गया। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू लिमिट, कहते हैं अगर अभी हमने लिमिट से पहले जब हम टोटल सबको जमा कर लेंगे वो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। कहते हैं अगर हम इसमें भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है इस सेंस में कि ये रेक्टेंगुलर जो बना रहे हैं ये अपनी लाइन से थोड़ी सी ऊपर भी थोड़ी सी लाइन रेक्टेंगुलर की निकलती जा रही है। ये तो इतना सा जो रेक्टेंगुलर का एरिया डॉटेड लाइन में आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, ये इतना भी हमारे आंसर में एरर कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट चाहते हों तो हमें चाहिए, एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहते हों तो फिर हमें चाहिए कि हम इतना छोटा पार्ट में इसको डिवाइड करें, इतने छोटे पार्ट में डिवाइड करें कि वो नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो, यानी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हो, यानी हम लिमिट लगा दें, ठीक है। लिमिट क्या हम लगाएंगे, डेल डी यानी जो हमारा डिस्टेंस है वो अप्रोचिंग टू ज़ीरो, राइट, डेल डी अप्रोचिंग टू ज़ीरो। फिर उसमें सिग्मा कर लेंगे, फिर हम ऐड कर लेंगे सारे के सारे शेडेड एरिया के
शेडेड एरिया को हम को ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट डेल डी व्हेन डेल डी अप्रोचिंग टू 0, I1 इज इक्वल टू n टिल n, और fi cos थीटा i डेल डी आई। इसमें हमारे पास d मैंने आपको बता दिया कि d 0 को अप्रोच कर रहा है। सो द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स approaches the area between the f cos theta curve and d axis along a to b। ये सारा हमने ऐड कर लिया है और ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। हमने ग्रीन एरिया कर दिया है, इट्स मीन हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सारे ही पार्ट का रिजल्ट ले लिया है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल भी हमारे पास आ गया है, इसको भी एक दफ़ा देखते जाते हैं। कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम डिस्टेंस x एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप डायग्राम में देखें, हमारे 0 से लेकर 6 तक हमने फाइंड आउट करना है। दो पोर्शन हमारे पास बन रहे हैं। पहले वाला पोर्शन 0 से 4 तक रेक्टेंगुलर और फिर 4 से 6 तक ट्रायंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यहाँ आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हो। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी, हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई और ब्रेथ उसकी होगी, चौड़ाई हमारे पास है जी 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 मीटर इंटू 5 न्यूटन, ये आपके पास रेक्टेंगुलर का एरिया यानी इसका वर्क डन यहाँ पे मालूम हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है उसके लिए ट्रायंगुलर का लिए फॉर्मूला है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ हमने निकालेंगे, लेंथ हमारी आ गई 2 सेंटीमीटर, 4 से 6 तक 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। 2 सेंटीमीटर, ये सॉरी 2 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 माइनस 4 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय, और हाइट उसकी कितनी थी हमारे पास 5 मीटर, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ इंटू 2 मीटर इंटू 5, ये हमारे पास आ जाता 10 इंटू डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 जूल हमारे पास वर्क डन आ जाता। तो पहला था 20, बाद में है 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हमारे पास जूल टोटल वर्क डन आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट वर्क डन में कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों ही इजी टॉपिक हैं, इजीली याद हो जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है।